गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज नॉन इंटरसेक्टिंग, ग्राफ हमको दिया हुआ है, दोनों लाइंस पैरेलल जा रही हैं तो नॉन इंटरसेक्टिंग है। ऐसे केस में कौन सा कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमारा ट्रू होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मांगा जा रहा है तो भाई आपको सोल्यूशन देना है। नाउ वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दीज इक्वेशंस कोइंसाइड। अब कोइंसाइड में तो फिर वही है, क्या रिलेशन है कोइंसाइड का कि सारे के सारे रेशियोज बराबर होने चाहिए, 5 और 15, 7 और 21। ये तो मैं बिना लिखे भी बता सकती हूँ दैट केस अगर साइंस का भी वेरिएशन है तो बी श्योर दैट a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, और अगर ये दोनों नहीं है इक्वल देन वी हैव अ केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। जब भी एक क्वाड्रेटिक टर्म होगी तो हम उसका आंसर लिखेंगे k कैन बी +6 और k कैन बी -6। पॉलिनोमियल्स में हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है। अभी मैंने ऐड किया तो y कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो 2y इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 9/2। हेलो एवरीवन, आई होप सब लोगों ने चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया है, सारे मॉड्यूल्स देख लिए हैं, तो तैयार हो जाओ अब MCQs और 2-3 मार्कर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। हम चल रहे हैं CBSE PYQs के पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज नॉन इंटरसेक्टिंग, ग्राफ हमको दिया हुआ है, दोनों लाइंस पैरेलल जा रही हैं तो नॉन इंटरसेक्टिंग है। ऐसे केस में कौन सा कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमारा ट्रू होता है? a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय 6x minus 3y plus 10 equal to 0 and 2x minus y equal to 9 equal to 0 represent two lines which are intersecting, parallel, coincident, intersecting at exactly 2 points। ये कहां से आ गया? बिल्कुल फालतू की ऑप्शन है, ये हमारा केस ही नहीं है। मेनली 3 में से हम देखते हैं, 6 है तो वहां पर 2 है यानी 3:1, -1 and -3, अगेन द रेशियो इज 3:1, बट 10 और 9 3:1 नहीं है। फर्स्ट टू इक्वल, द थर्ड वन नॉट इक्वल इज अ केस ऑफ नो सोल्यूशन, मतलब द लाइंस आर parallel, so option B is the correct answer. Question number 3, the pair of linear equations represents two lines which are, again but इसमें और पहले वाले questions में कुछ मुझे फर्क दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो, it is 2x equal to 5y plus 6, it's not in the standard forms, तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट x का 2 दिख रहा है तो y का 5 दिख रहा है, लेकिन अगर हम इनको एक साइड पे लाएंगे तो द कोएफिशिएंट ऑफ y विल बी कंसिडर्ड -5 एंड नॉट 5, तो ये थोड़ा गड़बड़ है। जब भी कभी ऐसा हो तो फर्स्ट अरेंज द टू इक्वेशंस इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स, तो पहले वाले को लिखते हैं 2x minus 5y minus 6 equal to 0, सेकेंड वन को वैसे ही लिखते हैं, उसमें x की तरफ से स्टार्ट करते हैं, सो 6x minus 15y minus 18 equal to 0। अब कंपेयर करना बिल्कुल आसान है, 2/6, 5/15, 6/15 along with the signs, all three give me 1:3, तीनों रेशियो बराबर, यानी कि the lines are going to be coincident with infinitely many solutions। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, पेयर ऑफ इक्वेशंस फिर से दिया है, रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। अब पूछा नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये ऐसी इक्वेशंस हैं जिनका ग्राफ पैरेलल लाइंस है, तो आपको ए और बी की वैल्यू भी नहीं निकालनी है, हमें एक रिलेशनशिप निकालना है। तो कुछ नहीं सोचना है कि वैल्यू निकालनी है, रिलेशनशिप करना है, क्या करना है, बस एक बात ध्यान रख लेनी है, जो रिलेशनशिप हमको दिया हुआ है वो है दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, और फॉर पैरेलल लाइंस हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये रिलेशनशिप जो ट्रू होता है। इसमें अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें A3 2B तो ये रिलेशन हमारा बन गया। अब हमको इसमें से चेक करें कौन सी ऑप्शन हमारी सूटेबल है। A इक्वल टू B हमें कहीं से नहीं मिल रहा है, इस तरह के से हम या तो एलिमिनेट कर लें या फिर इसको अगर हम देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है A इंटू बी इज इक्वल टू 3 इंटू 2, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, A B इक्वल टू 6। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मांगा जा रहा है तो भाई आपको सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन देने का मतलब है यू आर गिवन पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इनमें से कौन सा इनका करेक्ट सोल्यूशन होगा। करेक्ट सोल्यूशन तो वही होगा जहां पर भी ये दोनों लाइनें आपस में मिलेंगी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, एक तो हमारी 3x minus y equal to 3 है, यानी कि इसमें a नॉन जीरो, b नॉन जीरो, c नॉन जीरो है। ये लाइन दोनों एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगी एक एक यूनिक पॉइंट पर। दूसरी लाइन है y एक्सेस, y एक्सेस यानी कि वो पॉइंट आपको निकालना है जहां पर ये लाइन y एक्सेस को इंटरसेक्ट करती है, ये वो पॉइंट होगा जहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है। तो यानी कि अगर A B C और D ऑप्शंस में देखा जाए, C और D में तो x कोऑर्डिनेट 0 है ही नहीं, तो A और B हो सकता है, लेकिन अगर हम x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर तो y का वैल्यू आता है -3, सो द करेक्ट ऑप्शन इज A 0, -3। क्वेश्चन नंबर 6,
इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, चिल्ड्रन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप देखोगे ये सारे क्वेश्चन एक के बाद बिल्कुल एक जैसे से लगते हैं, लेकिन किसी में कुछ बट सबके अंदर एक ही बात, कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। अब यहाँ दिया हुआ है दैट द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का मतलब ये रिलेशनशिप, ठीक है, फर्स्ट टू इक्वल एंड द थर्ड वन नॉट इक्वल। बिना सोचे समझे कोएफिशिएंट्स उठाओ और सब्स्टिट्यूट कर दो, हमने वही किया। 3 and 2k minus 1 सारे बड़े आराम से हमने लिख लिए। हमें k की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज k इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ पर है नॉट इक्वल टू साइन, तो इस साइड को हम थोड़ा इग्नोर करके फर्स्ट टू को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 टाइम्स k माइनस 1 एंड 2k माइनस 1 हमको देता है ये पर्टिकुलर इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन इन k। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमको k का वैल्यू मिल जाता है 2 एंड दैट्स वन ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आ गया। Question number 7. The condition for which the given system of linear equations to have a unique solution. बस unique solution के लिए क्या रिलेशन है उसको लिख लेते हैं। So for unique solution क्या ट्रू होता है? a1 by a2 not equal to b1 by b2। बिना सोचे समझे कहाँ a आ रहा है कहाँ l आ रहा है क्या होगा, मैंने किया नहीं है, ये क्वेश्चन हमने कभी देखा नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। The moment you get a question on conditions of consistency, write the specific condition, substitute the values. Let's substitute the values here. यहाँ पर हमने वैल्यूज डाल दिए, हमें आंसर अपने आप मिल गया है। m को यहाँ ले गए, l को यहाँ ले आए। am शुड नॉट बी इक्वल टू bm। रिमेंबर ये साइन बीच में नॉट इक्वल टू का है, तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है? am नॉट इक्वल टू bl इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7। पहली बात, ये दोनों इक्वेशंस y में है, सोचने की भी जरूरत नहीं है बेटा कि ये कहाँ मीट करेंगी, होगा कि नहीं होगा। हमने मॉड्यूल 1 में डिटेल में किया था कि एनी इक्वेशन इन x और एनी इक्वेशन इन y, ये जो लाइंस होती हैं ये दोनों एक्सिस के पैरेलल होती हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन इन x है तो वो y के पैरेलल होंगी, अगर इक्वेशन इन y है तो वो x के पैरेलल होंगी। मोटी मोटी बात ये है कि y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7 दोनों इक्वेशन सिंगल वेरिएबल y में है। इसका मतलब दोनों की दोनों का ग्राफ जब हम बनाएंगे तो वो दोनों लाइंस x एक्सिस के पैरेलल होंगी। रादर इसमें से तो एक इक्वेशन y इक्वल टू 0 x एक्सिस की ही है। सिंपल बात है, हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पैरेलल लाइंस हैं तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस, फिर इक्वेशंस दी हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं, तो हमने फटाफट से यहाँ लिख लिया कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस के लिए क्या होता है, ये रिलेशनशिप ट्रू होता है। ये हमारा आ गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की k/6 1/2 2/3। अब ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब सोचोगे इसमें क्या सोचने वाला क्वेश्चन है? सोचने वाली बात ये है कि जल्दीबाजी में हम देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों को, अगर हमने ऐसा देखा तो बड़े आराम से हमें लगता है भाई k को 3 होना चाहिए, है ना, k को 3 होना चाहिए, और वहां पर ऑप्शन दिख भी रहा है k 3 है, हम उसको टिक लगा देंगे। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई इसमें क्या गलत है, और कुछ बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर ढूंढना भी शुरू कर दिया होगा, भाई ये क्यों गलत है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। k की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा, 3/6, ये तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या फिर भी वो 2/3 के बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। रादर 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3, ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, तो k की कोई ऐसी वैल्यू कैसे हो सकती है जो दो अलग अलग नंबर्स के बराबर हो जाए? इट्स नॉट पॉसिबल। सो सच अ वैल्यू ऑफ k डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था, तो ये ध्यान से। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ, फिर से वही सवाल, हमें सिर्फ कंपेयर करना है और कोएफिशिएंट्स को बताना है। इनको जरा साफ साफ लिख लेते हैं। x से हमने कोएफिशिएंट ले लिया 1, तो 1/-3, 2/-6 एंड 5/1। ये हमको दे रहा है 1/3, ये भी दे रहा है 1/3। सो द फर्स्ट टू आर इक्वल एंड द थर्ड वन इज नॉट इक्वल। नो सोल्यूशन का केस है, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोई पूछ नहीं रहा है, दे आर टेलिंग यू कि ये कोइंसिडेंट लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर कोइंसिडेंट लाइंस क्या रिलेशन था हमारा, तीनों बराबर, तीनों बराबर वैल्यूज उठाते हैं, 3/6 -1/-r एंड 8/16। इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया एंड दिस इज अ हैप्पी सिचुएशन। यहाँ पर हम देखिए अगर हमारा 3 और 6 को मिलाएं, इट्स 1/2। 8 और 16 को देखें तो ये भी 1/2, तो भाई इसको भी तो 1/2 ही होना चाहिए। अगर ये 1 है तो r का डेफिनेटली आंसर आ जाएगा 2। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट
आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 12 13 बहुत आसान है, ओरली कोई रिटन वर्क की जरूरत ही नहीं है। पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू a y इक्वल टू b। अब एक इक्वेशन x में है और एक इक्वेशन y में है, तो डेफिनेटली इनका परपेंडिकुलर तरीके से मिलना निश्चित है, राइट। अब ये परपेंडिकुलर्स हैं तो मिलेंगे तो पक्का। तो इंटरसेक्टिंग पेयर है ये, इंटरसेक्टिंग पेयर लाइंस। लेकिन अब कहाँ मिल रहे हैं? क्वेश्चन 12 में उन्होंने वो पॉइंट भी पूछा है, क्वेश्चन 13 में पॉइंट नहीं पूछा है, तो सीधा आंसर इज इंटरसेक्टिंग। क्यों? एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये दोनों अगर लाइंस एक एक के और दूसरा दूसरे के, तो परपेंडिकुलर तो है ही। पॉइंट्स कैसे होंगे? एक्स का कोऑर्डिनेट ए होना चाहिए, वाई का बी होना चाहिए, तो भाई पॉइंट भी तो ए बी ही होना चाहिए। ये बी ऑप्शन कैसे कोई सोच सकता है ना? बिल्कुल गलती नहीं करना है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी, और या फिर खाली इंटरसेक्टिंग। हो गया ये क्वेश्चन। नाउ वैल्यू ऑफ के फॉर विच दीज इक्वेशंस कोइंसाइड। अब कोइंसाइड में तो फिर वही है, क्या रिलेशन है कोइंसाइड का? कि सारे के सारे रेशियोज बराबर होने चाहिए। 5 और 15, 7 और 21। ये तो मैं बिना लिखे भी बता सकती हूँ, दैट केस 9, ठीक है। लेकिन हमने फिर भी लिखा हुआ है, यहाँ देख लेते हैं। 5 15 7 21, क्वेश्चन इज 1/3। रेशियो इसका क्या आ रहा है? 1:3। सो के को 9 होना पड़ेगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है और बच्चे गलती कर सकते हैं। तो गलती कैसे होगी? यहाँ देखो, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। वैसे गलती करनी नहीं है, मैं बार बार इसलिए बताती हूँ बेटा, ताकि आपको ये पता चल जाए यहाँ पर हमें ज्यादा सावधानी बरतनी है, ठीक है। पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस। अब डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? डिपेंडेंट वो होती है जहां पर उनका ग्राफ कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट का मतलब है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि सारे रेशियोज बराबर। अब 5 7 एंड 2, अभी मैंने साइंस की बात नहीं की। 5 7 2 एंड 10 14 4, सारे के सारे कोएफिशिएंट्स डबल हो गए हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द साइंस? अब चारों तो ठीक है नहीं, इनमें से एक ही ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो यानी कि साइंस को कंपेयर करना पड़ेगा बहुत 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 ध्यान से। कैसे कंपेयर करेंगे? पहली बात तो मैंने ये देखी है कि x और y के साइंस ऑपोजिट हैं, तो साइंस भी उसी ऑर्डर में आने चाहिए। अब x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दो ऑप्शन तो हमने ऐसे ही रूल आउट कर दिए। अब बचा ऑपोजिट साइंस की, हमने बात की। यहाँ -5 है तो यहाँ -10 हो गया, यहाँ 7 है तो यहाँ 14 हो गया। ये तो ऑर्डर मैच कर रहा है। यहाँ पर -5 को हमने 10 किया तो 7 को हमने -14 कर दिया। इन दोनों में से एक है। अब ये तो दोनों मैच कर रहे हैं, तो अब हमारा थर्ड वैल्यू कौन हेल्प करेगा हमको? 2। अब ये है तो 2, ये राइट साइड पे 2 है, ठीक है। अगर राइट साइड पे 2 है तो राइट साइड पर अगर हम ये वैल्यू देखें तो ये -4 है। जब यहाँ पर साइंस चेंज हुए तो इसका भी चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे +4 है, लेकिन इसको राइट पर अगर हम देखें तो इट विल बी -4 हियर, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर -5 -10 +7 +14, तो अगर हम इसको यहाँ लेके जाएं तो यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ आ रहा है -4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ साइंस की बात है, ध्यान से इसको मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 16, गिवन बिलो इज द ग्राफ। हमें दो लाइंस का ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ बना के दिया हुआ है। हमें क्या करना है? उन दोनों लाइंस और लाइन x इक्वल टू 0। देखो, लाइन x इक्वल टू 0 और x एक्सिस में बहुत फर्क है। x एक्सिस तो सबको पता है हॉरिजॉन्टल है, बट x इक्वल टू 0 इज अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन वेयर x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 0 का मतलब है y एक्सिस। तो हमें लेना है ग्राफ, वो ग्राफ लेना है जहां पर, वो ट्राइंगल लेना है जहां पर ये दो लाइंस हैं और y एक्सिस है, ठीक है। सो वी हैव टू टेक दिस एरिया, इसका एरिया निकालना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2। 6 इज द बेस लेंथ, 2 इज द हाइट, सो एरिया विल बिकम 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसमें एक ही गलती बच्चे करते हैं कि x इक्वल टू 0 को गलती से x एक्सिस ले लेते हैं। अब अगर हम x एक्सिस ले लेंगे तो हम ये ट्राइंगल पे फोकस करेंगे तो एरिया तो डेफिनेटली गलत ही आएगा। सो बी केयरफुल, द लाइन x इक्वल टू 0 इज नथिंग बट y axis। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस। भाई इसको तो हमें सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से निकालना पड़ेगा। एंड मैंने पहले भी कहा था, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो या कोई भी हो, एलिमिनेशन मेथड इज डेफिनेटली मच क्विकर देन सब्स्टिट्यूशन। दोनों इक्वेशंस को हम एक बार तरीके से लिख लेते हैं। पहली लिख ली, सेकंड लिख ली। एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। अगर हम देखें यहाँ पर y, यहाँ पर -b है और यहाँ पर
1 है, इस इक्वेशन को अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं एंड वी रीराइट दिस विल बी bx प्लस by इक्वल टू ab प्लस b स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन हम एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब इन दोनों का साइन, तभी ये टर्म्स कैंसिल होंगे जब हम इनको ऐड करेंगे। सो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, और ऐड करके हम देखो इसको, क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है तो ज़्यादा डिटेल दिखाने की बजाय हम अगर लेफ्ट साइड पर देखें, ये दो टर्म्स हैं एक्स के, बी एक्स और ए एक्स, इसमें से हम एक्स को कॉमन निकाल लें तो बच जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ से भी ये तो कैंसिल ही हो रहा है। इफ आई टेक ए कॉमन इन द राइट साइड ऑल्सो, तो यहाँ पे भी मेरे पास बचेगा ए प्लस बी, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और हमारा आराम से एक्स का वैल्यू आ गया ए, एक्स का वैल्यू ए आ गया तो हम इस इक्वेशन में ले जाएं तो वाई का वैल्यू आ जाता है बी, और हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, 2x plus 3y equal to 15, 3x plus 2y equal to 25, find the value of x minus y। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये क्यों स्पेशल है मैं बताती हूँ। यहाँ पर पहले मैंने ये वाला इक्वेशन लिख लिया है। अब आप सोचोगे मैम ने ये पहले क्यों लिखा, वो बाद में क्यों लिखा। ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे वैल्यू निकालना है x माइनस वाई का, x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अभी भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चलो सॉल्व करते हैं, जल्दी से x का वैल्यू निकालो, y का निकालो, फिर माइनस करो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, इट्स एन एमसीक्यू, तो शॉर्टकट्स की उम्मीद रखता है एग्जामिनर भी। x माइनस वाई निकालना है ना, तो x और y को अलग अलग क्यों निकाले जब हम x माइनस वाई को एक साथ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। ये एक स्पेशल केस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको दिमाग में बिठा लो। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ से x आएगा, यहाँ से y आएगा, और यहाँ पर सीधा मेरे पास आंसर आ जाता है 10। तो हम क्यों निकालें x और y किसी भी मेथड से। ठीक है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया ये स्पेशल क्वेश्चन। मैं थोड़े लार्ज नंबर्स के साथ क्वेश्चन 19 में डिस्कस करती हूँ। ये भी बिल्कुल वैसा सही है, वहाँ 2 और 3 था तो देख के डर नहीं लग रहा था, अब ऐसे कोई फिशेस देख के मुझे डर लग रहा है। 217 टाइम्स x एंड 131, बाप रे बाप, अगर मुझे इसको एलिमिनेशन से करना होगा तो मुझे किसी भी को भी एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लीकेशंस करनी होंगी किन नंबर से, 217 और 131 से। बाप रे बाप, मुझे बहुत डर लगता है ऐसी लंबी लंबी कैलकुलेशन से। तो हम क्यों करें, यहाँ पर तो एक शॉर्टकट हमारे पास है। क्या है वो शॉर्टकट जो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड एक छोटा सा चीज जो मुझे अगेन मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ये इसलिए नहीं कि आई एम क्रिटिसाइजिंग समथिंग, या फिर मेरा मकसद है बेटा कि आपको हर तरह का क्वेश्चन आना चाहिए जो एग्जाम में आ सकता है। इस तरह का एक एग्जाम्पल पहले एनसीईआरटी में होता था, क्वेश्चन भी होते थे, लेकिन वो एक्सरसाइजेस अब रैशनलाइजेशन की वजह से कुछ डिलीट हो गई हैं। हमें अच्छा तो लगता है कि हाँ भाई वो एक्सरसाइज डिलीट हो गई है, बट कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में आते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है। दिस इज वन ऑफ स्पेशल केसेस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसको स्पेशल कहने का रीजन क्या है, यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है 217, वो बिल्कुल सेम हमारा y का कोएफिशिएंट है अगली इक्वेशन में, और यहाँ पर अगर 131 है तो यहाँ पर भी 131 है। अब ये स्पेशल है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैंने बता दिया है। अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। ये क्वेश्चन देखने में जितना खतरनाक टाइप का लग रहा है ना, इसका सोल्यूशन इतना प्यारा होता है कि मजा आ जाता है। मेरे को तो लगता है अगेन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। इसका एक ही टेक्निक है, इक्वेशंस को लिख लेते हैं, हमने इनको ऐड कर दिया। अब लास्ट केस में हमने सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि वैल्यू निकालना था x माइनस वाई, इस केस में हमको वैल्यू निकालना है x प्लस वाई। अब आप उस केस में तो हमें x माइनस वाई डायरेक्टली मिल रहा था, लेकिन यहां पर हमको x प्लस वाई तो डायरेक्टली मिला ही नहीं। अरे मिल सकता है, दोनों में देखो सेम नंबर आ गया 348। और सबसे मजेदार बात, 348 को अगर हम यहां पर डिवाइड करें तो मेरा आंसर आ जाता है 5। ठीक है, सो ये हमने सीख लिया है कि ऐसी पर्टिकुलर पेयर को कैसे डील करना है। ऐड करते हैं तो हमारे पास x प्लस वाई आ जाता है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x माइनस वाई आ जाते हैं। और जब इन दोनों को यूज करते हैं तब कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो 2 और 3 मार्कर्स में आते हैं। विल डिस्कस इट आफ्टर दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, अब ये कैसी इक्वेशंस है, देखो 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243 एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, कुछ एक्सपोनेंट्स हैं ये, तो एक्सपोनेंट्स के रूल तो सबको याद है। और पावर्स x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ये दोनों पावर्स में है हमारे वेरिएबल्स, तो पावर्स को इक्वेट करके हमारी इक्वेशंस बनेंगी। लेकिन एक्सपोनेंट्स का रूल है पावर्स को हम तब इक्वेट कर सकते हैं जब हमारे बेसिस सेम हो। अब बेसिस हमारे कौन कौन से हैं, अगर पहली इक्वेशन को लें
3 to the power x plus y इक्वल टू 243, ठीक है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, बेस को लेते हैं हम 3, तो दोनों साइड्स को कंपेयर करके वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, पहली आ गई हमारे पास। ऐसे ही हमने दूसरा लिया, उसको भी 3 से बेस बनाया, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई 5x माइनस 5y इक्वल टू 1। अब जनरली बच्चे सोचेंगे चलो सॉल्व करते हैं सबको लगता है इक्वेशंस आ गई, ये तो बहुत आसान है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। किसी ने आपसे यहाँ पर सोल्यूशन नहीं मांगा। बेटा दिस इज वाई हैंडलिंग MCQs इज अ वेरी वेरी स्मार्ट मूव। MCQs को MCQs की तरह डील करो। लंबे लंबे सोल्यूशंस, लंबी लंबी कैलकुलेशंस, कोई फायदा नहीं है। लुक आउट फॉर द शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंड प्रिसाइज आंसर्स। क्वेश्चन में कहा है नंबर ऑफ सोल्यूशंस। नंबर ऑफ सोल्यूशंस का मतलब ये नहीं कि आप सोल्यूशंस निकालना शुरू करो। नंबर ऑफ सोल्यूशंस का मतलब सोल्यूशन है, वन है, या फिर इनफाइनाइट। बेसिकली दे आर आस्किंग यू टू चेक द कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। यहाँ पर देखते हैं x का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे 1, सो 1/5 एंड माइनस 1/5 दे आर डेफिनेटली नॉट इक्वल। देखो यहाँ सेम साइंस है, यहाँ साइन फर्क है। मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में बताया था ना, अगर साइंस का भी वेरिएशन है तो बी श्योर दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और अगर ये दोनों नहीं है इक्वल, देन वी हैव अ केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, वन सोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। हो गया। क्वेश्चन 21 काफी आसान है। 3 chairs and 1 table cost ₹900, 5 chairs and 3 tables cost ₹2100। बड़ी बात ये है, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है आपके लिए, जैसा केस स्टडी में हमने डिस्कस किया था पिछले वर्ड प्रॉब्लम्स के मॉड्यूल में। चेयर को हमें x लेना है और टेबल को y लेना है। काफी आसान है। फर्स्ट केस 3 chairs and 1 table, यानी कि 3x प्लस वाई। 3x प्लस वाई का मतलब है ये तो खत्म, क्योंकि यहाँ पर कुछ और है, ठीक है। तो इनमें से एक हो सकता है। तो पहली इक्वेशन हमारी आ रही है 3x प्लस वाई इक्वल टू 900, जो यहाँ पर दोनों केसेस में ट्रू है। नेक्स्ट वाला केस देख लेते हैं। इट सेज 5 chairs and 3 tables। 5 chairs would mean 5x and 3 tables would mean 3y. So 5x plus 3y equal to 2100. So option number C is the correct answer. काफी आसान क्वेश्चन था। Question number 22. What is the age of father if sum of the ages of a father and his son in years is 65? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। दोनों की एजेस को अगर हम एज्यूम कर लें, फादर की एज को ले लेते हैं x और सन की एज को ले लेते हैं y, तो हमें दिया हुआ है कि उनके सम कितना है 65। सो x प्लस वाई इज 65 एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। अब प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट से y माइनस एक्स। y माइनस एक्स नहीं है भाई, y छोटा बच्चा है, राइट। सो इट हैज टू बी बड़ा वाला एज माइनस द स्मॉलर एज। सो x माइनस वाई इज 50, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, x माइनस वाई इज 25। अब मुझे निकालनी है फादर की एज इस क्वेश्चन में। बी केयरफुल, MCQs में ये देखना है कि वो किसकी एज पूछ रहे हैं। अगर सन की पूछ रहे हैं तो x को एलिमिनेट कर दो, अगर फादर की एज को पूछा गया है तो y को एलिमिनेट कर दो। और मुझे तो वैसे भी मन y को ही करने का कर रहा है, बिकॉज ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 90। 2x इक्वल टू 90 का मतलब है फादर की एज आ गई 45 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन 23, 24, 25, 26 चारों एक साथ निपटाते हैं और बहुत आसान है। अगेन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में। सिंगल वेरिएबल्स x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4, एक x में है एक y में है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी, बट इट इज अ 2 मार्कर। ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आए हैं, यानी कि आपको इनका ग्राफ बना के दिखाना है। Solve the pair of equations. X equal to 3 will be a line parallel to y axis. Y equal to -4 will be a line parallel to x axis. और ये x वाली लाइन x equal to 3 कहाँ मीट करेगी? 3, 0, -4 वाली 0, -4। इनका ग्राफ बनाओ, सोल्यूशन हो जाएगा 3, -4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 में सोल्यूशन आ जाएगा हमारा 5, 7। तो ये हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली। अगर MCQ में भी आएगा तो भी हम जानते हैं कैसे ना, यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ्स बनाना है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट। अगेन हमें ग्राफ ही बनाना है, बट ये बात याद रखना कि अगर एक इक्वेशन x में है और एक y में है तो वो पक्का इंटरसेक्ट करेंगी, और 0, -7 x, y विल बिकम द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट। और अगर दोनों सेम वेरिएबल में है तो वो पैरेलल होंगी, नो सोल्यूशन का केस बनेगा, ठीक है। इस केस में कौन सी लाइंस है? x इक्वल टू 0 एंड y -3, सो अगेन दे विल बी कंसिस्टेंट केसेस। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इट्स सेम एंड सेम क्वेश्चंस अगेन। और इस केस में तो और भी हमें मुझे आसानी से दिख रहा है, इसमें मुझे आसानी से दिख रहा है कि 3x plus 2y is 8,
3 का बन गया 6 और 2 का बन गया -4, साइन चेंज हो गया है। तो इट इज अ क्लियर केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, बट इट्स अ 2 मार्कर, तो ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। हम इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, हमें इसको, आई एम शोइंग यू वन मॉडल आंसर। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, तो चेक करने के लिए हमें साइंस नहीं लगाने, हमें सीधा चेक करना है पहले a1 by a2 कितना है। ठीक है, तो हमने लिखा 3/6, तो ये हमारा आ रहा है 1/2, इसको हम एक तरफ रख देते हैं। ठीक है, दूसरा वैल्यू लेते हैं b1 by b2। नाउ b1 by b2 इक्वल टू 2/-4 विच इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो यहीं पर हमें तीसरा रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या कैसे लिखेंगे? बिकॉज a1 by a2 is not equal to b1 by b2, this implies, ठीक है, ये क्या होगा, किस तरह का होगा? This will be a case of consistent, so the given pair of equations is consistent, and किस तरह का solution होगा? With a unique solution. I hope this is clear. ठीक है, समझ आ गया? ये वाला आसान क्वेश्चन था। Now for what values of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? Now for infinitely many solutions हमने रिलेशन लिखा, वैल्यूज को डाला, और यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी। When I say दो इक्वेशंस बनेंगी, पहले केस में हम ले लेते हैं इन दोनों को, और दूसरे केस में ले लेते हैं इन दोनों को। इनको दोनों को डिस्कस करना बहुत 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 ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन पे बताया था, आई एम पुटिंग अ स्टार ऑन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, और वो गलती ऐसी होती है उनको पता भी नहीं चलता कि ये गलती है। कई बार डिबेट भी करते हैं, मैम ये गलत क्यों है। सो ध्यान से सुनो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। हमने ये रिलेशन बनाया, स्पेशली दिस इज द केस जब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं, तीनों को बराबर होना जरूरी है। हमने पीछे भी एमसीक्यू में केस डिस्कस किया, के का वैल्यू निकाला, लेकिन भाई तीनों को बराबर होना जरूरी है। तो इन तीनों को बराबर होने के लिए कोई के का हमें ऐसा वैल्यू चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई करे, सिर्फ ऐसा नहीं फर्स्ट टू को करे या लास्ट टू को करे। इसलिए यहाँ पर कंपेयर करना जरूरी है। फर्स्ट टू को हमने लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 36। अब बहुत जल्दी से हम लिख देते हैं के इक्वल टू 6, आंसर 6 ही आ रहा है, लेकिन के इक्वल टू 6 नहीं है, दिस इज के स्क्वायर इक्वल टू 36। क्वाड्रेटिक हमने किया है, पॉलिनोमियल्स कर चुके हैं, इक्वेशंस करने वाले हैं। जब भी एक क्वाड्रेटिक टर्म होगी तो हम उसका आंसर लिखेंगे के कैन बी +6 और के कैन बी -6। पॉलिनोमियल्स में हमने ये डिस्कस किया है। ठीक है, अब अगर हम सेकंड केस को देखें यहाँ पर, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिर से एक क्वाड्रेटिक टर्म है जिसको सिंप्लीफाई किया जाए, एंड यूजिंग दैट फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो इसके दो रूट्स आते हैं मेरे पास, के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 6। तो दोनों कॉलम्स में हमने दो इक्वेशंस बनाई और उनका कंपैरेटिव व्यू किया। कंपैरेटिव व्यू में फर्स्ट रो में हमें मिल रहा था के कैन बी +6 और के कैन बी -6। सेकेंड केस में मिला के कैन बी 0 और 6। इन दोनों में से जो कॉमन सोल्यूशन है दैट इज द राइट आंसर। तो दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो के इक्वल टू 6 इज द कॉमन सोल्यूशन एंड हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, फिर से वही इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बट विद अ लिटिल वेरिएशन। इनफाइनाइट है पेयर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर फिर से हम वही रिलेशन लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, वैल्यूज ट्रांसफर करेंगे। इस केस में एक मजेदार चीज है, मुझे ए और बी दोनों का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पर 7/28 इज 1/4, ये तो मुझे पहले से ही मालूम है। तो ए और बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अब हम इन दोनों को लेने की बजाय इन दोनों को हम क्यों ले, जब हमें फर्स्ट और लास्ट को लेने से डायरेक्टली एक आंसर मिल रहा है। अगर हमने फर्स्ट टू को लेकर इक्वेशन बनाई तो इट विल बी अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ए एंड बी, और मुझे तो जल्दी से वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो स्मार्टली हम यहाँ पर 2/2a, जो कि एक्चुअली में 1/a बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो 1/a इक्वल टू 1/4, कितना प्यारा सा आंसर है, a इक्वल टू 4। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे भी देखते हैं दूसरा इक्वेशन हमने कैसे बनाया। दूसरा इक्वेशन हमने यहाँ पर ऐसे बना लिया, 3/a + b इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल चुके हैं 4, तो हम a का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ये वाला, इसमें a की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाता है, हमारे पास a का वैल्यू आ जाता है यहाँ से, इसमें a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो b का वैल्यू आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालना था और हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए हैं, 4 और 8, एंड द आंसर इज डन। ओके,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन के लिए वापस से हम रिलेशनशिप लिखते हैं. फॉर नो सोल्यूशन क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट टू इक्वल एंड द थर्ड वन नॉट इक्वल. अगर तीसरा वाला इक्वल नहीं है तो हम इसमें वैल्यूज को जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब्स्टिट्यूट किया हमने, तीनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब उसने पूछा गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ के. ठीक है, तो यानी कि हमें वैल्यू उस पे फोकस करना है जहां से के का वैल्यू मिल रहा है. मिल रहा है मतलब समथिंग विच के इज इक्वल टू, एंड इसको हम इग्नोर कर सकते हैं लेकिन फिलहाल इसको भी देखना जरूरी है. ठीक है, वो क्यों जरूरी है मैं लास्ट में बताती हूँ, बट फिलहाल हम इनको इक्वेशंस को कॉपी कर लेते हैं. तो पहले दोनों को लिया मैंने, यहाँ से इनको सिंप्लीफाई किया, दूसरा वाला लिख के रखा है, बट फर्स्ट को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रिलेशन आ गया, यहाँ सॉल्व किया तो हमारे पास के का वैल्यू आता है 2. अब ये बड़ा सिंपल सा आंसर आ रहा है के इक्वल टू 2. बट अगर इस केस में भी एक क्वाड्रेटिक बन गया, अगर इस केस में यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बन गया तो के हमको फिर से दो वैल्यूज मिलेंगे. अब के दो वैल्यूज मिलेंगे तो ये डिसाइड करना मुश्किल है कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं ट्रू है. क्या दोनों ट्रू हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? उस केस में हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज के नॉट इक्वल टू. तो अगर फर्स्ट कॉलम में आपको के दो वैल्यूज मिल रहे हैं लेकिन लास्ट कॉलम से आपको मिल रहा है, अच्छा इस केस में देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं. हमने सॉल्व किया और हमको मिल रहा है के इज नॉट इक्वल टू -2. भाई जब हमको पहले ही एक आंसर मिला है के इज इक्वल टू 2, तो व्हाट इज के नॉट इक्वल टू हमें जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. लेकिन सपोज आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट केस के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर इक्वालिटी से मुझे के दो वैल्यूज मिलते हैं, सपोज ये इक्वेशन होती के स्क्वायर इक्वल टू 4, तो के दो आंसर आते हैं +2 या -2, तब हमको ये थर्ड कॉलम डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा कि के इज नॉट इक्वल टू -2, तो करेक्ट आंसर वुड बी के इक्वल टू 2. तो वो ऐसी वैल्यू ऑफ के हमें लेनी है जो दोनों कॉलम्स को सेटिस्फाई करे. इस केस में कंफ्यूजन नहीं है, सो वी टेक द आंसर एज के इक्वल टू 2. क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. अगेन फिर वैसा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस है, हमने ये लिखा और यहाँ पर हमारे पास वो रिलेशनशिप आ गया, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए. फिर से अगर आप देखोगे तो 12 और 24 इट्स 1/2. लेकिन ये उतनी आसान नहीं है क्योंकि चाहे हम इनको लें चाहे किसी को भी लें, हर पर्टिकुलर रेशियो के अंदर दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं. एक जगह a प्लस बी और दूसरी जगह a माइनस बी. ठीक है, तो हमने कॉलम बनाया, फर्स्ट को लास्ट के साथ और सेकंड को लास्ट के साथ हम इसको लिख लेते हैं. ठीक है, इसमें से बना लिया. तो यहाँ पर अगर हमने सॉल्व किया तो एक इक्वेशन बन गई है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स a एंड b. पहला आ गया a प्लस बी इक्वल टू 6 और इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें a माइनस बी इक्वल टू 4. अब इन दोनों को सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है. इफ आई एड द टू आई विल गेट 2a इक्वल्स टू 10. दैट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ a as 5, and if a is 5 using equation 1 I can easily get b equal to 1 and the answer is complete. Now question number 29 is again a very special question. बिल्कुल ऐसा ही है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. Again we are doing it. 49x plus 51y and दूसरे केस में 51x plus 49y. x का कोएफिशिएंट here has become the coefficient of y और यहाँ y का कोएफिशिएंट is same as coefficient of x. सिंपल रूल. अब ये 2 मार्कर्स के लिए है तो हमें x और y के वैल्यूज निकालने हैं. x प्लस y और x माइनस y से काम नहीं चलेगा, पर दोनों निकालते हैं और उनसे काम चलाते हैं. राइट, सो पहले केस में हम इनको इक्वेशंस को लिख लेते हैं और इनको सिर्फ ऐड कर देते हैं. इनको अगर हम सिर्फ ऐड कर देंगे तो सारे के सारे वैल्यूज अगर हम ऐड करें 49 प्लस 51 हमको क्या मिल जाएगा, 100x 100y एंड 1000. वाओ, इतने कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग वैल्यूज को देखो कितना बढ़िया आंसर आ रहा है. 100 को डिवाइड किया तो एक सिंपल इक्वेशन आ गई x प्लस वाई. बेटा ये हमने एमसीक्यू में डिस्कस किया है, अगर हम इनको ऐड करेंगे हमेशा हमारे पास वैल्यू आएगी x प्लस वाई की. ठीक है, x प्लस वाई का जो कोएफिशिएंट आता है वो जनरली राइट साइड पे, जनरली क्या 99.9% राइट साइड से का फैक्टर होता है, तो वो कैंसिल करके x प्लस वाई का वैल्यू निकाल के रख लो. उसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3. अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए फिर से इक्वेशंस ली हमने. आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दोबारा लिखा है. इवन इफ यू नंबर द इक्वेशंस एज 1 and 2 and make both the operations simultaneously, adding the 2 we get this and subtracting the 2 we are getting 2x minus 2y equal to 2. हमने फिर से 2 को कॉमन निकाला और x माइनस y आ गया 1. ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई. अब कौन सी बड़ी बात है, इनको ऐड किया. किन को ऐड किया, इक्वेशंस 3 और 4 को अगर मैं ऐड करूं तो ये y कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा 2x इक्वल टू 11. अगर 2x इक्वल टू 11 है तो x का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, 11/2. इस वैल्यू को यूज किया हमने, या तो यूज करो या
उसी को देख लो, अभी मैंने ऐड किया तो y कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो 2y इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 9/2. ठीक है, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मॉड्यूल हियर विद दिस लास्ट क्वेश्चन. एग्जैक्टली सेम है. इसका देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट है 217, यहाँ भी 217. दिस इज 131 एंड 131. बिल्कुल आसान, याद रखने हैं सिर्फ 2 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इनको ऐड किया तो हमारे पास एक कॉमन कोएफिशिएंट आ जाएगा x और y का, जो राइट साइड से कैंसिल करके मुझे एक सिंपल इक्वेशन देता है x प्लस वाई इक्वल टू 5. ये वो MCQ में था, ये सेम डाटा है, सेम वैल्यूज है. x प्लस वाई की वैल्यू हमने वहां भी 5 निकाली थी, यहाँ पे निकाल लिए, बट यहाँ हमें इनको सॉल्व करना है. तो x प्लस वाई निकाल लिया. अब x माइनस वाई निकालने के लिए डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा x माइनस वाई का, x माइनस वाई 1 आ गया. फिर से हमने ऐड किया, 2x आ रहा है 6, सो दैट गिव्स मी x का वैल्यू एज 3 एंड y का वैल्यू एज 2. ऑल राइट, आई होप सबको समझ आ गया है. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अगेन ये रूट x और रूट y को देखकर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर x का पार्ट डिनोमिनेटर में है, वो भी 1/2. तो दिस इज एक्चुअली नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, राइट? ये उस फॉर्म में नहीं है. देयर वाज अ टॉपिक लास्ट टू लास्ट ईयर, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म. वो आराम से डिलीट हो गया है, बट ये क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में आया हुआ है लास्ट ईयर. पर इस क्वेश्चन को हम उन मेथड्स को यूज किए बिना जनरल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं. एक ही बात दिमाग में रखनी है, अगर x और y 2 वेरिएबल्स हैं, किसी एक को एलिमिनेट कर दो. अब वो जिस भी फॉर्मेट में है, रूट x है, रूट y है, हम इन इक्वेशंस को दोबारा लिख लेते हैं और फिर देखते हैं एलिमिनेट कैसे करते हैं. मुझे हमेशा ऑपोजिट साइंस को एलिमिनेट करने में मजा आता है, क्योंकि उसमें एडिशन काम आ जाती है. तो अगर आप रूट y देखो, रूट y तो सेम ही है दोनों में. यहाँ 9 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें. सो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी चेंज होकर 6/√x, 9/√y एंड 6. और दूसरी इक्वेशन को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया. अब इन दोनों को कैंसिल करने के लिए मुझे इनको ऐड करना पड़ेगा, तो हम इनको ऐड कर देते हैं. 1/√x कॉमन लिया एंड 6 + 4 विल गिव मी 10/√x इक्वल टू 5, और जिससे मुझे मिलता है √x इक्वल टू 2. अब √x अगर 2 है तो x तो डेफिनेटली उसका स्क्वायर दैट्स 4. सो x इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया. वाओ, ठीक है. अब x इक्वल टू 4 की वैल्यू हमें ले जानी चाहिए किसी इक्वेशन में, लेकिन हम 4x की वैल्यू को क्यों लेके जाएं? हम लेके जाएंगे √x की वैल्यू को, क्योंकि इक्वेशन हमारी √x में थी. जब √x की वैल्यू निकाल ली है तो हम √x की वैल्यू को ही सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो √x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया हमने, तो बड़े आराम से हमारे पास √y की वैल्यू आ गई 3, और √y की वैल्यू को आते ही y की वैल्यू निकालना क्या मुश्किल बात है. स्क्वायर किया और y की वैल्यू आ गई. दिस कंप्लीट्स लीनियर इक्वेशंस, कंप्लीट डिस्कशन चिल्ड्रन. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. प्रिपेयर वेल, स्टडी हार्ड, स्टे ट्यून्ड. वी आर कमिंग अप विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नेक्स्ट. ओके, टिल देन, गुड बाय.